बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस सीरीज़ के अंदर आज हमारा जो है वो दूसरा जो है वो लेक्चर है। और इसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, या फिर हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट सिस्टम की, या न्यू स्टेट या नेशन स्टेट जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है जी, नेशन स्टेट्स जो हैं वो कैसे वजूद में आई, ठीक है, या फिर ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस जिनको आज हम स्टडी कर रहे हैं ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलप हुए और कैसे जो है आज इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना जो कि आज से 300 से 400 साल पहले मौजूद ही नहीं था। तो फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कैसे बन गया, ठीक है, तो इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी नेशन स्टेट की, और उसके बाद बात करेंगे जो पास्ट हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद जो हम देखेंगे जो मेजर इवेंट्स रहे हिस्ट्री के अंदर, खास करके आईआर की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेच की बात करेंगे, कांग्रेस की व्यान ऑफ कांग्रेस की बात करेंगे, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद देखेंगे क्या हालात बने, सेकंड के बाद क्या बने, कोल्ड वॉर के बाद क्या बने, और पोस्ट मॉडर्न एरा जो है उसमें क्या है, और 9/11 जो है ये भी इसी का हिस्सा है तो उसमें क्या रहा, और इस टाइम पे जो चेंजिंग वर्ल्ड है और आईआर है ये कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी एक नेशन की या नेशन स्टेट की, कि भाई एक रियासत जो है वो हम किसे कहेंगे, तो सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए आईआर किसको डील कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस डील कर रहे हैं रियासत को ना, एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ जो ताल्लुकात है, जिसे फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, यानी स्टेट टू स्टेट जो एक रिलेशंस हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो इसका मतलब जब स्टेट होगी तो रिलेशंस होंगे, लेकिन जब स्टेट ही नहीं होगी तो रिलेशंस कहां से होंगे, ऐसा ही है। इसका मतलब स्टेट होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि स्टेट तो हर टाइम मौजूद थी, लेकिन ऐसा नहीं, हर टाइम मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो स्टेट्स जो इंपीरियल स्टेट्स थी, जो बादशाहती जो रियासतें थी पुराने ज़माने की, उनमें आईआर अप्लाई नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं थी, ना उनकी बाउंड्री फिक्स थी और ना ही वो इन कैटेगरीज के ऊपर पूरा उतरती थी कि उनको स्टेट कहा जाता, वो तो चेंज होती थी। इसका मतलब इसी टाइम पे उस टाइम पे आईआर को डिस्कस नहीं किया जाता था। अगर आईआर को 17th या 18th सेंचुरी में डिस्कस किया जाने लगा या उसके बाद से, तो उसकी वजह ही क्या थी कि उस टाइम पे जो स्टेट्स थी वो वजूद में आ चुकी थी, ऐसी स्टेट्स जो कि आज भी वैसी की वैसी ही हमें कुछ चेंजेस के साथ दिखाई देंगी। यानी कि पहली जो शर्त थी स्टेट की रियासत के होने की, वो जब पूरी हुई तो आईआर भी जो है वो स्टार्ट हुआ। जब वो ही नहीं थी तो फिर ये आगे कैसे बढ़ सकता था। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें रियासत की, कि रियासत हम किसे कहेंगे, रियासत क्या होगा। अब रियासत और जो गवर्नमेंट है उसमें तो आपको फर्क पता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो एक और चीज़ है, रियासत एक और चीज़ है। रियासत के अंदर जो एक हुकूमत बन रही है, जो चेंज हो रही है, वो एक गवर्नमेंट है, लेकिन रियासत इट्सेल्फ जो है वो एक फिजिकल फॉर्म में मौजूद है। अब रियासत के लिए कुछ शराइत हैं, यानी ये 4 शराइत अगर होंगी तो हम उसे कहेंगे कि वो एक स्टेट है, अदरवाइज वो एक स्टेट नहीं। अब सबसे पहली शर्त क्या है कि उसकी एक टेरिटरी हो, यानी उसकी हुदूद होनी चाहिए। अब कोई भी जो रियासत है सबसे पहली शर्त क्या है, उसकी हुदूद होनी चाहिए। अगर उसकी बाउंड्रीज ही फिक्स नहीं तो वो एक स्टेट नहीं कहलाएगा आज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब पहले ज़माने में यही इशू था कि स्टेट की जो हुदूद थी, जो बाउंड्रीज थी, वो फिक्स नहीं थी, वो चेंज होती रहती। यहाँ से बादशाह का दिल किया, उसने मुंह उठाया जी यहाँ पे को जो है वो फतह किया, यहाँ पे इसको फतह किया, तो उसकी तो बाउंड्रीज चेंज होती रही। तो इसका मतलब यह है कि वो टाइम और था और अब जो है वो फिक्स स्टेट्स हैं, पहली शर्त। दूसरी होनी चाहिए जी वहां पे पॉपुलेशन या फिर नेशनलिज्म, यानी एक तो आबादी हो, क्योंकि आबादी अगर एक खाली इलाका है जैसे अलास्का है, ठीक है, अगर बात करते हैं वहां पे तो लोग ही नहीं रहते, या अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पे रियासत कैसे बनेगी, वहां पे लोग हैं ही नहीं। इसका मतलब आबादी होनी चाहिए। और दूसरा आबादी और नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक खास आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पे रहते हों, एक खास नज़रिए के लोग, एक खास रेस के लोग एक जगह पे रहते हों। जैसे पाकिस्तान, जैसे हम कहते हैं भाई पाकिस्तान आइडियोलॉजी के ऊपर बना, यहाँ पे लोग हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी सेम है, और वो क्या है कि वो कलमा तैयबा के मानने वाले हैं और वो मुसलमान हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें तो स्वीडन के अंदर अगर बात करें तो स्वीडन के अंदर जो है वो स्वीडन के लोग रहते हैं, डेनमार्क के अंदर डेनमार्क के लोग रहते हैं, फ्रांस के अंदर फ्रेंच रहते हैं, जर्मनी के अंदर जर्मन रहते हैं। तो ये जो है ये नेशनलिज्म है, कौमियत पसंदी, उनके अंदर एक कौम का जज्बा होना चाहिए। जब वो एक रेस से, एक नस्ल से ताल्लुक रखेंगे तो तभी ये होगा। दूसरी शर्त
तीसरी जो है वो क्या है, वो सॉवरन हो, यानी ये जो रियासत है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए, वो रियासत खुद मुख्तार होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे पहले कॉलोनाइजेशन थी तो यूके जो है या फ्रांस जो है उन्होंने अगर दूसरे ममालिक के ऊपर कब्जा किया हुआ था तो उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था। अब हिंदुस्तान पहले एक रियासत था लेकिन वो इस रियासत की कैटेगरी के ऊपर पूरा नहीं उतरता था क्योंकि उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में था, वो एक सॉवरन स्टेट नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब सॉवरन स्टेट का होना, जैसे आज पाकिस्तान है तो वो एक सॉवरन स्टेट है, इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, ये इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, इसकी अपनी स्टेट की अपनी हाकमियत है, कोई इसकी बाउंड्रीज में इसकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। और चौथी शर्त क्या है, वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेरिटरी भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, सोवरेनिटी भी है, लेकिन अब वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं तो वो भी स्टेट नहीं होगी, क्योंकि जो अफेयर्स को रन करेगी इसका मतलब ये है वहां पे एक जो है वो हुकूमत होनी चाहिए और वो हुकूमत क्या करेगी, वो सिस्टम को रन करेगी, इस पूरी की पूरी स्टेट को रन करेगी। तो ये चीजें मिलकर बनाएंगी जी एक नेशन स्टेट। ठीक है, ये शराइत जो है वो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस तब ही जो है वो डेवलप हुए जब से स्टेट्स बनी, और स्टेट्स वो बनी जो जिन स्टेट्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। अब कुछ चीज़ें अगर पहले भी मौजूद थी, जैसे लेट्स सपोज पहले गवर्नमेंट भी मौजूद थी, कई हुकूमतें जो थी वो सॉवरन भी थी और रियासतें जो थी वहाँ पे आबादी भी थी, लेकिन वहाँ पे उनकी टेरिटरी फिक्स नहीं थी, कुछ की थी और कुछ की नहीं थी। इसी तरह से उनका जो एक कौमियत है वो भी फिक्स नहीं थी, वो चेंज होती रहती, क्योंकि जिस इलाके को फतह करते तो वो लोग भी साथ में शामिल हो जाते थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी नोयत पे पहले रिलेशंस थे। ठीक है, अब जैसे नेचर की बात की जाए कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या है, तो देखिए स्टेट ऑफ नेचर में भी हमारे पास दो तरह की डिबेट्स आती हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई किस तरह से स्टेट ऑफ नेचर, जो मुख्तलिफ फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी होनी चाहिए। तो नेचर के अगेंस्ट जो स्टेट है उसमें देखिए एक तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, एक नॉन इस्लामिक है। कि इस्लामिक स्टेट में स्टेट ऑफ नेचर जो है वो किस तरह की है कि भाई हम सब जो है वो मुसलमान हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब मिल के रहते हैं और मिलके रहना चाहिए भाईचारे के थ्रू। अब नॉन इस्लामिक स्टेट के अंदर रेसिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। देखिए इस्लाम कभी भी रेसिज्म को प्रमोट नहीं करेगा। अब इसी वजह से आप देखिए पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जो है यहाँ पे रेसिस आबाद हैं, लेकिन फिर भी जो है वो एक साथ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अब दूसरे ममालिक जो है खास करके यूरोप की बात की जाए तो वो छोटे छोटे ममालिक के अंदर तकसीम किया हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे क्या है कि उनका जो सिस्टम है स्टेट का वो कुछ और है, कि वहाँ पे वो एक अकेला यूरोप तो है कि जिसको मानते हैं कि भाई यूनिटी में है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे हर जो रेस है उसने एक अपना मुल्क बनाया हुआ है। अगर जर्मन है तो उन्होंने अपना मुल्क बनाया हुआ है, फ्रेंच है तो अपना मुल्क बनाया हुआ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं तो वो भी छोटे छोटे डिवाइड हुए हुए हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है स्टेट का इस्लाम और नॉन इस्लामिक के बीच में, अगर हम इसकी कुछ डिवीजन करें। अब अगर हम बात करें इसके इर्तिका की, इसके एवोल्यूशन की, तो एक ज़माना था जब लोग ऑब्वियसली हम जानते हैं जंगलों के अंदर रहते थे, ठीक है, हिस्ट्री हमें बताती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग डेवलप हुए, सिविलाइजेशंस बनी, मॉडर्न स्टेट्स बनी, और वहाँ से रिलेशंस कुछ ना कुछ बिल्ड होना स्टार्ट हुए, या एक रियासत जो है वो बनी, या रियासत का वजूद जो है वो हमें सामने आने को मिलता है। जैसे अब देखिए सुमेरियन स्टेट की बात की जाए तो वो 2500 BC में इराक के अंदर जो है वो बिल्ड हुई। इसी तरह से अगर हम बात करें जी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पे भी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो स्टेट्स तो ये भी थी, यहाँ पे भी इनकी कोई ना कोई फॉर्म मौजूद थी, लेकिन आज की जो फॉर्म है वो ऐसी हरगिज नहीं थी। जैसे अगर ग्रीक्स के अंदर अगर बात की जाए तो ग्रीक के अंदर जो एथेंस जो है उसकी बात करें हम, अगर जैसे एक स्टेट थी, इसी तरह स्पार्टा एक सिटी, वहां पे सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, वो एक दूसरे के साथ उनके लिंक्स भी थे, ताल्लुकात भी थे। रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर जो है उसकी वो एक बहुत बड़ी स्टेट थी। इसी तरह इंडिया के अंदर अगर मौर्य एम्पायर की बात करें 500 BC के अंदर, ठीक है, तो वहां पे ये स्टेट थी। तो ये स्टेट्स यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ये फिक्स नहीं थी, चेंज होती रहती थी। इसी तरह से मिडिवियल टाइम्स की अगर बात करें या मिडिल एजेस की बात करें तो अर्ली मिडिल एजेस में शायद हमें स्टेट का स्ट्रक्चर नजर ना आए, लेकिन लेटर हम जब बाद में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं है। लेकिन इस मिडिवियल एज में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो क्या था, इंपीरियलिज्म था, यानी बादशाहत थी। अब जब बादशाहत थी तो बादशाहत भी चेंज होती, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े भी होते। इसी तरह से फिर क्या था, फिर कोलोनिज्म था कि भाई जो तगड़े मुल्क थे जैसे कि फ्रांस था, ठीक है, जर्मनी था,
या खास करके हॉलैंड था, यूके था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके अपने मुल्क से बाहर जाके वहाँ पे कॉलोनीज बनाई, अफ्रीका के अंदर, इसी तरह से एशिया के अंदर, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर वहाँ जाके इन्होंने कॉलोनीज बनाई और वहाँ पे अपने नाम के ऊपर हुकूमत की, अपने बादशाह के नाम के ऊपर हुकूमत की। ये मिडिल एजेस की स्टेट्स कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। यानी कोई फिक्स स्टेट हमें अभी तक कोई फिक्स स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जब फिक्स स्टेट का स्ट्रक्चर ही नहीं तो आईआर कहाँ से होगा। फिर इसके अलावा जो यूरोपियन स्टेट्स थी, अगर उनकी बात करें तो यूरोपियन स्टेट्स में भी जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज होती रहती हैं और हर टाइम पे जंगें लगी रहती हैं, एक मुल्क के साथ दूसरे की, मजहब के ऊपर जंग लगी हुई है, बादशाहत के ऊपर जंग लगी हुई है यूरोप के अंदर, ठीक है। तो वो सारे का सारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है, वहां पे भी स्टेट्स मौजूद नहीं। यहाँ पे अगर हिंदुस्तान के अंदर बात करें मिडिल एजेस के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे रही, मुगल एम्पायर यहाँ पे रही, लेकिन वो भी फिक्स नहीं थी, वो भी चेंज होती रही, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां से जो बिगिनिंग है, जो माना जाता है जहां से आईआर का आगाज हुआ या इंटरनेशनल रिलेशंस का आगाज हुआ, तो वो क्या था, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी। यानी 1648 के अंदर, 17वीं सेंचुरी के अंदर ये जो ट्रीटी साइन की गई, जिसने एक शक्ल दी सबसे पहले यूरोप के अंदर रियासत को, ठीक है। तो उसने क्या किया जी, क्योंकि बाकी तो जो इलाके थे वहां पे तो यूरोपियंस ने कब्जे किए हुए थे, उसका मतलब यूरोप के अंदर ही एक रियासत बन सकती थी स्टार्ट के अंदर। तो यूरोप के अंदर एक रियासत को वजूद जो दिया वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने दिया। अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या थी कि 30 साल की एक जंग लगी हुई थी वहां पे 1618 से लेके 1648 तक, और ये एक मजहबी जंग थी। टोटली जो है ये एक मजहबी जंग, और भी बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन जो इसका जो मेन कोर था वो मजहब के ऊपर ही था, ठीक है। और होली रोमन एम्पायर उस टाइम पे मौजूद थी, और होली रोमन एम्पायर वेस्टर्न यूरोप के अंदर, यानी आप यहां पे अगर मैप में देखिए तो ये जो एरिया है यहां पे, और इसके अलावा ये जो सेंट्रल यूरोप है, यानी वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये होली रोमन एम्पायर मौजूद थी। तो ये जो होली रोमन एम्पायर मौजूद थी, ये यहां पे आप इसकी बाउंड्रीज देख लीजिए कि ये जो बाउंड्रीज हैं यहां पे आपको ये दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये होली रोमन एम्पायर की है। यहां पे जो है वो मजहब के नाम के ऊपर कैथलिक्स के बीच में और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में यहां पे जो है वो जंगें लगी हुई हैं, और बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हुए हैं। और यहां पे वैसे ही जंगें बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर जंगें होती, तो वो जब ब्रिटिश हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो वॉर थी एक्चुअली में, ये जर्मनी और सेंट्रल यूरोप की जो पावर्स थी उनके बीच में जो है एक वॉर थी। ये जो 30 इयर्स की हमें वॉर दिखाई देती है, जिसमें मेन जो हमें फाइट दिखाई देती है, और इसके नतीजे के तौर पे जो है वो क्या हुआ, 30 साल ये जो जंग जारी रही, 5 से लेके 8 मिलियन तक लोग जो है वो इसके अंदर मरे। अब ऐसा नहीं कि जंग के नतीजे के तौर पे ही सारे मरे, जंग के नतीजे के तौर पे हालात ऐसे बने यूरोप के अंदर कि वहां पे बीमारी आई, वहां पे कात आया, और उसके नतीजे के तौर पे लोग मरे इतने ज्यादा। यानी माना जाता है कि जर्मनी के कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहां पे 60% लोग मर गए। आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी वॉर होगी और कितनी तबाही होगी, और यूरोप कैसे जो है वो दौर से गुजर रहा होगा वहां पे। उसके बाद जी इस ट्रीटी का जो बेसिक मकसद था वो क्या था, ये एक ट्रीटी नहीं थी एक्चुअली में, ये सीरीज ऑफ ट्रीटीज थी, और 2 ट्रीटीज इसके अंदर काउंट की जाती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो उसका जो पर्पस था वो क्या था, वो पर्पस ये था कि बाउंड्रीज को सेट करना, कि जो लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, कि अगर जर्मन जो कि वो सेंट्रल यूरोप की पावर्स के ऊपर जो है वो हमला करना चाहता है, उसको अपने साथ शामिल करना चाहता है, या वहां पे जो सिविल वॉर एक है बाउंड्रीज को लेके, तो उसको सेट करना इसका पर्पस था, ठीक है। और इसी तरह से इसमें स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जो है, जो असल में उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावर में थे, यानी कि स्पेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, तो इनकी बाउंड्रीज को जो है वो रीस्टैब्लिश किया गया, रीसेट किया गया इस वॉर के अंदर। अब क्योंकि ट्रीटी तो ऑब्वियसली एक डिटेल ट्रीटी है जिसको हम आगे आईआर में डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट क्यों है आईआर के हवाले से, तो उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसने न्यू स्टेट सिस्टम को यहां से जन्म दिया, कि उससे पहले वो जो मजहब के ऊपर एक रियासत बनी हुई थी उसको तोड़ा गया, और जो ममालिक हैं उनकी बाउंड्रीज को दोबारा से सेट किया गया। जब बाउंड्रीज को सेट किया गया तो इसका मतलब ये है कि वो जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक रियासत की जो शराइत हैं वो पूरा होना स्टार्ट हो गई। जब रियासत की शराइत पूरा होना स्टार्ट हो गई तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या था, अब रिलेशन बिल्ड करना था, एक के दूसरे के साथ, दूसरे के साथ, और वो भी पीसफुली रिलेशन बिल्ड करना था, ना कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके। तो यहां से हमें दिखाई देता है कि भाई ये जो बैलेंस ऑफ पावर का एक सिलसिला शुरू हुआ वो यूरोप के अंदर शुरू हुआ, कि भाई एक मुल्क ज्यादा ताकतवर दूसरा कमजोर, तो उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यहां पे ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई, और यहीं से आईआर का आगाज हुआ। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जी वो है जी ट्रीटी ऑफ यूट्रेच। ये जो यूट्रेच की ट्रीटी है 1713 के अंदर जो है ये साइन हुई, और इसे भी आईआर के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी ये सेकंड ट्रीटी है जिसने आईआर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या नेशन स्टेट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
कि अब देखिए हम इससे पहले देख रहे हैं इंपीरियलिज्म चला आ रहा है और वो किसी न किसी हद तक जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो है वो खत्म हुआ या कम हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ यूट्रिच के अंदर यहाँ पे मजीद जो है वो कम होगा। अब एक्चुअली में ये ट्रीटी भी जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसके अंदर एक हमें पहलू दिखाई देगा कि एक्चुअली में ये जो ट्रीटी है ये भी यहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हुई। साइन तो 1713 को हुई, लेकिन 1713 से लेके 1715 के बीच में ये मुख्तलिफ ट्रीटीज जो हैं वो होती रहीं। अब इसमें असल जो इशू था यानी कि जो जिनके बीच में होनी थी वो एक साइड पे यूके था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो फ्रांस था। लेकिन अब जो इनका इशू चला आ रहा था वो चला आ रहा था स्पेन के ऊपर, क्योंकि जो स्पेन था और फ्रांस था ये उस टाइम पे एक किस्म का अलायंस में थे और जो पावर थी वो बैलेंस नहीं थी। जरा बात को आपने समझना है, यानी जो पावर थी वो बैलेंस नहीं थी, क्योंकि फ्रांस जो है उसकी हमेशा से एक दुश्मनी चली आ रही थी यूके के साथ। अब यूके किसी सूरत भी ये नहीं चाहता था, यूके खुद उस टाइम पे बहुत बड़ी पावर था, इसी वजह से दुनिया पे उस पर कब्जा किया हुआ था और कब्जा कर रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता। तो यूके चाहता था कि फ्रांस की जो पावर है इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस बादशाह की या जिस खानदान की हुकूमत थी फ्रांस के ऊपर उसी की हुकूमत थी स्पेन के ऊपर, उसी के पोते की हुकूमत थी स्पेन के अंदर। इसका मतलब दोनों जो है वो अलायंस के अंदर मौजूद थे। तो यहाँ पे जो है ये जो ट्रीटी साइन की गई तो उस ट्रीटी के अंदर क्या कहा जी कि भाई फ्रांस जो है वो स्पेन की जो बादशाहत है उसमें मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेन का जो नया बादशाह आना था उस बादशाह के ऊपर एक लड़ाई लगी हुई थी एक्चुअली में। तो उसमें कहा यूके ने कि भाई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा और फ्रांस को फिर ऐसी टर्म्स के ऊपर जो है वो एग्री किया गया, जिससे यूके को काफी ज्यादा फायदा हुआ। एक तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है उसको कुछ फायदा हुआ, वहां पे गेन हुआ, दूसरा जो जिब्राल्टर है वो इसके हिस्से में आया, ठीक है। तो इस तरह से मेडिटेरेनियन सी में जो एंट्रेंस थी वो इन्होंने ब्लॉक की हुई थी क्योंकि इनकी पावर ज्यादा थी। तो बैलेंस करने के लिए इस पावर को यूके के साथ ये ट्रीटी साइन हुई और यूके ने यहां पे इनको मजबूर किया, जिससे कुछ पावर जो है वो यूरोप के अंदर बैलेंस हुई, ठीक है। अब स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन जैसे बता चुका हूं कि स्पेन का जो अगला बादशाह आना था स्पेनिश वॉर में, उसमें वो एक जो हुक्मरानी की जंग थी वो असल में एक इशू चला आ रहा था वहां पे। और उसके बाद जो है जी इसका रिजल्ट क्या निकला अगर देखें तो रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस और स्पेन जो है वो अलग हुए इसके नतीजे के तौर पे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यूके को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। और आईआर के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से साइन की गई। यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये ट्रीटी ऑफ यूट्रिच की ही दिखाई दे रही है, कि जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड पर आप देखिए कि ये इतना बड़ा ब्लॉक, दूसरी साइड पर आप देखिए कि पावर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या किया जा रहा है जी कि यहाँ से कुछ उठा के यहां पे डाला जाएगा, नतीजे के तौर पे इसको बैलेंस किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्रांस को और स्पेन को अलग किया गया ताकि यहां पे जो बैलेंस है मेंटेन किया जा सके, वरना उनकी डोमिनेंस में फ्रांस जो है वो इशू क्रिएट कर रहा था यूरोप के अंदर। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से भी इस ट्रीटी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। उसके बाद हम बात करते हैं जी कांग्रेस ऑफ वियना की। कांग्रेस ऑफ वियना 1850 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सी मॉडर्न स्टेट्स भी बनती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए अब ये कांग्रेस ऑफ वियना जो है ये 1815 के अंदर साइन तो हुआ, लेकिन उसमें हुआ क्या कि ये इसका जो अगर बैकग्राउंड देखें तो नेपोलिटिक जो वॉर्स थी, जो नेपोलियन जो है उसने जो वॉर जो जंगें छेड़ी हुई थी उसके नतीजे के तौर पे जो टेरिटोरिकल चेंज आ चुका था। यानी कि अब जो नेपोलियन था उसने क्या किया जी फ्रांस के में पावर अपनी हासिल की और वहाँ पे जो है वो इनकलाब आया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो सराउंडिंग के एरियाज थे वहाँ पे फ्रांस ने कब्जा किया या कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और मजीद जंगों के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाया, और सिकंदरिया तक जो मिस्र है यहाँ तक हम जानते हैं कि नेपोलियन पहुँच चुका था, ठीक है। और उसे वापस फिर वहाँ से बुलाया गया और फिर जो है ना इस तरह से उसे कैद भी किया गया। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस था, अब इसमें फ्रांस जो है वो पावर हासिल कर रहा था। इसका मतलब दोबारा से जो पावर थी वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी, वो दोबारा से वन साइडेड हो चुकी थी क्योंकि फ्रांस ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस ट्रीटी के थ्रू जो है जब नेपोलियन को कैद किया गया तो उसके बाद जो है वो फ्रांस के ऊपर पाबंदियां लगाई गई और बाउंड्रीज को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया गया कि फ्रांस से जो टेरिटरीज ली हुई थी वो दोबारा से वापस की गई, और उसके नतीजे के तौर पर वहां पर जो पावर है वो बैलेंस हुई और बाकी कंट्रीज के बराबर हुई और रीस्टैब्लिश हुई। कुछ स्टेट्स की पावर जो है उनकी रीस्टैब्लिश हो गई। और आईआर के अंदर इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहां पे भी ये इसी के लिए ही किया गया। फिलहाल तक ये जो बैलेंस ऑफ पावर है जिसको आज हम एक थ्योरी के तौर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि यूरोप के अंदर ही हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि वहां पे पावर को बैलेंस करने के लिए फिलहाल ये ट्रीटीज जो हैं सारी की सारी साइन हो रही हैं, क्योंकि कभी एक पावरफुल हो रहा है कभी दूसरा पावरफुल हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है जी, मॉडर्न स्टेट्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। इस ट्रीटी ऑफ वियना के बाद आज तक जो यूरोप का जो कुछ मैप है वो कुछ चेंजेस के साथ वहां पे उसी तरह से मौजूद है, लेकिन जो नेशन स्टेट्स हैं वो भी फर्म हुई इसके बाद, तो जहां पे रिलेशंस बिल्ड हुए एक दूसरे के साथ। उसके बाद 1815 से लेके 1914 तक की अगर बात की जाए कि यानी ये कांग्रेस ऑफ वियना से लेके और 1914 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक नहीं हुई थी, तो उस टाइम तक जो है वो हालात किस तरह के बने कि इस दौरान हालात क्या बने जी कि फ्रांस, ओटोमान्स और ऑस्ट्रिया जो है ये कमज़ोर हुआ, ठीक है, यानी कि एक साइड पे फ्रांस की पावर को तो बाउंड कर दिया गया इस ट्रीटी के थ्रू और नतीजे के तौर पर फ्रांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। दूसरी साइड पर जो ओटोमान एम्पायर थी वो भी जो 600 साल की उसकी सल्तनत चली आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, वो भी अब जो है कमज़ोर का शिकार होना स्टार्ट होगी। इसी तरह जो ऑस्ट्रियन एम्पायर थी वो भी कमजोर होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, लेकिन इसके अपोजिट क्या हुआ कि जर्मनी जो है और इटली जो है ये पावरफुल बने, यानी कि जर्मनी और इटली आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ताकत हासिल की और खास करके जर्मनी ने, और उसने अपने आप को क्या किया जी, पावरफुल किया इस दौरान, यानी 1815 से लेके 1914 के दरमियान में इन्होंने अपने आप को पावरफुल किया। अब जब इन्होंने अपने आप को पावरफुल किया तो ऑब्वियसली जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, वो फिर से जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब भी याद रखिएगा कि अब ये इसीलिए आईआर में इसको सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है कि जब एक मुल्क तगड़ा होगा, ठीक है, पावरफुल होगा और दूसरा मुल्क कमजोर होगा, तो हमेशा जो पावरफुल मुल्क है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा कमजोर के ऊपर, उसे स्प्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब दोनों बराबर होंगे तो ऑब्वियसली फिर एक भी सोचेगा, दूसरा भी सोचेगा कि यार इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने से बेहतर ये है कि हमें अगर इससे कोई फायदा चाहिए तो वो ट्रेड के थ्रू लो या रिलेशंस के थ्रू बिल्ड करके लो, ना कि वॉर के थ्रू। यानी छीना हमेशा कमजोर से जाता है, ताकतवर से मांगा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो इसलिए यहां पे ये सारी की सारी ये चीजें चल रही हैं। अब दोबारा से अब जर्मनी पावरफुल हुआ तो अब नतीजे के तौर पे जर्मनी को प्रॉब्लम तो होनी थी कि अब दूसरी स्टेट्स को उसने कब्जा तो करना था। उसके तौर पे क्या हुआ जी, अच्छा, न्यू स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुई। इसके बाद इसी दौरान ये जो टाइम चला आ रहा है, क्योंकि बहुत सी नई रियासतें भी यहाँ पे वजूद में आई यूरोप के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका जो है उसने स्ट्रेंथ हासिल की। इसके अलावा स्पेन जो है और ये यूके है ये जो है थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ, क्योंकि ये पहले इनकी बादशाहतें मौजूद थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, ये दोनों भी। इसके अगेंस्ट में जो है वो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ इस टाइम के दौरान। ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ, उसने रशिया को जो है वो 1905 के अंदर जो है वो शिकस्त दी, उसके साथ वॉर हुई। इसके अलावा चाइना के साथ उसकी वॉर हुई, वहाँ पे उसे शिकस्त दी। तो इसका मतलब जापान ईस्ट की साइड पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई। अब जब जर्मनी पावरफुल हुआ तो यहाँ पे जंग स्टार्ट हो गई। अब इससे पहले ही इसी दौरान, यानी कि ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब 1914 में हुई तो उसी टाइम पे ये अलायंस बना, ये अलायंस पहले बन चुका था 1882 के अंदर एक अलायंस बना। देखिए पावर कैसे जो है वो शिफ्ट हो रही है या किस तरह से फिर दोबारा से वो बैलेंस ऑफ पावर का जो एक फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है। एक ट्रिपल अलायंस बना, जर्मनी का इतनी पावरफुल स्टेट, ऑस्ट्रो हंगरी का और इटली का, ये तीनों स्टेट्स जो हैं इन्होंने मिलके जो है वो क्या किया जी, एक अलायंस बना लिया। जब इन्होंने अलायंस बनाया तो नेचुरली यूरोप में एक साइड पे ये डोमिनेट करने लगे, दूसरी साइड पे जो है फ्रांस हमें नजर आएगा, यूके नजर आएगा और रशिया नजर आएगा। तो ये जो बाकी स्टेट्स थी ये कमजोर हो गई। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा था वो यूके को था और फ्रांस को था, क्योंकि ये एक पावर थे तो ऑब्वियसली ये किसी सूरत भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी जो है वो पावरफुल हो। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड पर अगर देखें तो ये ब्लॉक काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। इसके नतीजे के तौर पर जो है वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुई तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसका जो मुकाबला किया वो किसने किया, वो भी ट्रिपल अलायंस ने किया। उस साइड पे क्या था, यूके था, फ्रांस था और रशिया था। अब यानी तीनों जो फ्रंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इस साइड पे भी, यूके की साइड पे भी, फ्रांस की साइड पे भी और रशिया की साइड पे भी, इन्होंने आपस में जो है वो अलायंस बनाया और इनके ऊपर अटैक स्टार्ट किया। और इस तरह से ये 4 साल जो है वो जंग चलती रही। और इसमें माना जाता है कि 8.5 बिलियन जो है वो जो फौजी हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्सन्स, वो जो है वो इसके अंदर उनकी डेथ हुई। और 13 मिलियन जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी डेथ हुई इस वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो अब अंदाजा कीजिए कि यूरोप के अंदर क्या स्ट्रक्चर बना होगा और किस तरह के हालात रहे होंगे इन 4 सालों के दौरान, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब 1918 में ख़त्म हो गई। अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुई तो उसने टोटली जो यूरोप का जो मैप था उसी को चेंज कर दिया। अब जब यूरोप का मैप चेंज हुआ तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि रशिया, जर्मन और ओटोमान जो हैं या ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए। अब देखा ओटोमान एम्पायर को तो बिल्कुल तोड़ ही दिया गया, क्योंकि इसी वजह से जो है वो 1923 के अंदर जो है वो क्या हुआ
कि 1923 के अंदर वो खिलाफत वहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी को जो है वो तोड़ा गया और जर्मनी जो है उसको दोबारा से जो है उसकी तो दोबारा से उसको रीसेट किया गया, उसको ज़रा काबू किया गया कि भाई जो इतना ज़्यादा जो आपे से बाहर हो गए हो तो दोबारा से अब नॉर्मल हो जाओ। रशिया जो है अब उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने जो ईस्ट यूरोप है, ठीक है, वहाँ पे ईस्ट यूरोप के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जिसके नतीजे के तौर पर रशिया सोवियत यूनियन बना, ठीक है। और न्यू स्टेट्स जो हैं बहुत सी इमर्ज हुई। अब यहाँ सामने मैप में आप देखिए तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे दिखाई देगा कि ये वर्ल्ड फर्स्ट जो है वॉर के पहले जो है हालात आपको दिखाई देंगे कि आपको सिर्फ यहाँ पे 4 बड़े बड़े मुल्क दिखाई दे रहे हैं। एक साइड पे जर्मनी है और दूसरी साइड पे ऑस्ट्रिया हंगरी है और इटली है, जिनका अलायंस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इवन इटली फिर बाद में जो है वो सेपरेट हो गया था। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दूसरी साइड पे आपको रशिया दिखाई देगा और यहाँ पे आपको फ्रांस दिखाई देगा। बाकी आपको बहुत छोटे छोटे 3-4 मुल्क दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वॉर के बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि हालात आप देखिए कि यहाँ पे जर्मनी कितना सा रह गया और इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया हंगरी की एम्पायर थी वो कहाँ गई और पोलैंड नया वजूद में आया, रशिया कहाँ चला गया और कितनी नई स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे नजर आई। तो ये जितनी भी नई स्टेट्स थी इन सब की स्टेट की डेफिनेशन भी थी, यानी इनके पास अब हुदूद भी थी, इनके पास नेशनलिज्म की पॉपुलेशन भी थी, ठीक है, इनके पास जो है वो सोवरेनिटी भी थी, ये सॉवरेन स्टेट्स बनी और इनकी एक हुकूमत भी थी। तो इसका मतलब ये क्या बना, ये सारे की सारी जो है वो नेशन स्टेट्स बनी सारी की सारी। अब जब ये नेशन स्टेट्स बनी तो ऑब्वियसली अब इनके एक दूसरे के साथ जो है वो क्या हुए, रिलेशंस बिल्ड होना स्टार्ट हुए किसी भी हवाले से, ठीक है, या अलायंसेस बनना स्टार्ट हुए। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मूव मानी जाती है आईआर के अंदर। और यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है आईआर जो है उसको काफी डीपली देखा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड के बाद एक्चुअली में आईआर जो है एक्चुअली में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1920s के बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि आईआर जो है उसको एक स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है जब यहाँ पे यूरोप के अंदर सिर्फ अभी एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो नेशन स्टेट्स वजूद में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए आपने देखा क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नतीजे के तौर पे क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर टूट गई, जर्मनी जो है उसकी खस्ता हाली हो गई, लेकिन जर्मन्स दोबारा से खुद को बिल्ड करना स्टार्ट हो गए और हिटलर जो है उसने क्या किया जी, उसने स्लोगन दे दिया कि भाई जो है वो नाजी जर्मनी ही सबसे सुपीरियर है और बाकी सबको मारना जो है वो हमारे लिए हलाल हो चुका है। यानी कि फिर से उसने जंग की तैयारी की। नतीजे के तौर पे हमने देखा कि फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि इसके नतीजे के तौर पर दोबारा से वैसे ही अलायंसेस बने और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जर्मनी जो है उसको शिकस्त हो गई। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को शिकस्त हुई तो उसके बाद दुनिया का नक्शा टोटली चेंज हो गया। आज जो हमें यूरोप का मैप दिखाई देता है वो सारे का सारा मैप आपको दिखाई देगा। वो कौन सा मैप है? वो सारा वही मैप है जो एक्चुअली में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आया। अब इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यूके जो अलाइज पावर को लीड कर रहा था वो जीता, ठीक है, लेकिन जीता जरूर, हारते हारते जीता। अब इसका नुकसान क्या हुआ यूके को कि नुकसान ये हुआ यूके को कि यूके बहुत ज्यादा जो है वो डिफॉल्टर हो गया किस्म का, उसकी इकोनॉमी बैठ गई, उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ इसके अंदर, खासकर जैपनीज ने जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया यूके को इस वॉर के अंदर। अब देखिए अब जब इतना ज्यादा नुकसान हो गया तो ऑब्वियसली वो जो कोलोनाइजेशन थी, वो उसने जो कॉलोनीज बनाई हुई थी दूसरी दुनिया के अंदर जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, तो अब उन पे कंट्रोल रखना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि वहां पे उन सबको इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट हो गई। 1950s के अंदर जो है मैक्सिमम जो है यानी 90% जहां जहां यूके ने कब्जा किया हुआ था वहां से उसने छोड़ दिया, तो नई नेशंस जो है वो सामने आना स्टार्ट हो गई। इसी तरह से फ्रांस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भी अलाइज में था, इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब फ्रांस को जब नुकसान हुआ तो उसकी जो कॉलोनीज थी अफ्रीका के अंदर वो भी उसने छोड़ना स्टार्ट कर दी क्योंकि वहां पे उनको रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और 1960 में जो है वहां पे बहुत से नए ममालिक जो है हमें सामने देखने को मिले, ठीक है, वो वहां पे आजाद हुए। इसका मतलब यह है कि यूरोप की जो पावर्स थी, जरा समझिएगा बात को, कि यूरोप के अंदर जो पावर्स थी यानी कि यूके था, फ्रांस था या ऑस्ट्रिया हंगरी था, वो सारे के सारे तो खत्म हो चुके थे। अब उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यूरोप से पावर सारी की सारी हुई शिफ्ट, और ये पावर शिफ्ट होके कहां चली गई? अमेरिका के पास, यानी नॉर्थ अमेरिका में ये पावर चलेगी। कॉन्टिनेंट पूरे का पूरा जो है वो शिफ्ट हो गया पावर के लिए।
अब पावर पहले सेंटर के अंदर थी, अब वहां चली गई। अब नतीजे के तौर पे यहां पे यूके ने जो है वो बहुत से मुल्क आजाद कर दिए, फ्रांस ने आजाद कर दिए, तो एक नई दुनिया वजूद में आ गई। अब जो नई दुनिया वजूद में आई, ये सारी की सारी दुनिया कौन सी थी? ये नेशन स्टेट की दुनिया थी, क्योंकि यहां पे अब इंपीरियलिज्म नहीं था, यानी बादशाहत नहीं थी। अब यहां पे सारी की सारी जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, या उनके अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट्स बनाई थी उन्होंने वो थी, लेकिन वो सॉवरेन थी, वो हकीकत में खुद मुख्तार रियासतें थी। तो वो खुद मुख्तार रियासतें जो बनी, ये सारी की सारी आज जो हमें दिखाई देती हैं 200 के करीब, ठीक है। इसमें से 160 के करीब रियासतें जो हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है ये आजाद हो गई। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब आजाद हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने देखा कि यूरोप के अंदर पावर्स आजाद हुई थी, बहुत से मुल्क बने थे, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर सेकंड का असर ये हुआ कि बाहर के ममालिक में भी, यानी अफ्रीका के अंदर भी, ठीक है, यहां पे छोटे मैप देखें तो यहां अफ्रीका के अंदर भी ममालिक आजाद हुए, यहां एशिया के अंदर भी ममालिक आजाद हुए, और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो सारी की सारी पावर जो है यहाँ से, जो पहले यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी इस एरिया के अंदर, यहाँ पे यूरोप है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये पावर उठी और सारी की सारी कहाँ चली गई जी? अमेरिका के पास। और अमेरिका जो है वो दुनिया का नया सरदार बन के बैठा। लेकिन दूसरी साइड पर जो है वो रशिया भी उसी तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग किए हुए था, और वहाँ पर भी रेवोल्यूशन आ चुका था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। इस वजह से अब वो रशिया जो है वो सोवियत यूनियन बना हुआ था। तो अब यहाँ पे हमें नया ब्लॉक देखने को मिलेगा। लेकिन इसका असर वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या हुआ कि बहुत सा जो स्ट्रक्चर था दुनिया का वो पहले चेंज हो गया। इंपीरियलिज्म खत्म हो गया, यानी बादशाहत तकरीबन खत्म हो गई। कॉलोनाइजेशन का जो दौर था वो खत्म हो गया, कॉलोनीज जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई, और बहुत से मुल्क जो है वो नए वजूद में आ गए इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। अब यहां से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से जो IR है, उन्होंने एक्चुअली में जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यहां से काम स्टार्ट कर दिया। अब क्यों यहां से काम स्टार्ट किया कि भाई अब मुल्क बन चुके हैं, अब जब 200 या 160 मुल्क जो है वजूद में आ चुके हैं, तो अब 160 ममालिक के आपस के रिलेशंस, उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड, उनकी वॉर्स, उनके अलायंस, ये सब के सब मैटर करते हैं। हम अब वो सब के सब जो मैटर करेंगे तो डील कैसे होंगे? वो IR के थ्रू डील होंगे सारे के सारे। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो IR है उसकी जो स्टडी स्टार्ट हुई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअली में स्टार्ट हुई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, यानी एक कोल्ड वॉर थी, क्योंकि हमने देखा जब पावर शिफ्ट हो गई यूके से अमेरिका के पास चली गई, तो एक साइड पे अमेरिका था, यहां मैप के अंदर देखिए, एक साइड पे अमेरिका आ गया, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने देखा जी सोवियत यूनियन आ गया। तो ये दोनों जो है वो क्या हो गए जी? पावरफुल हो गए, यानी नई पावर्स दुनिया में सामने हमें नजर आना स्टार्ट हो गई। बाइपोलर वर्ल्ड हो गई, यानी दोनों किनारों पे हमें दुनिया की दिखाई दे रहा है। एक साइड पे सोवियत यूनियन है और इसने बहुत से ममालिक को जो है अपने कब्जे में किया हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसी तरह से अमेरिका जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। एक साइड पे अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, वो सरमायादारी को प्रमोट कर रहा है, और दूसरी साइड पे जो है वो कम्युनिस्ट जो है वो रशिया कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा है। ऐसे में दुनिया 3 हिस्सों के अंदर हमें तकसीम दिखाई देगी। वैसे 2 हिस्सों में माना जाता है, लेकिन एक वो है जो प्रो अमेरिका ब्लॉक है, ठीक है, बहुत से लोग जिन्होंने अमेरिका को ज्वाइन किया, जैसे पाकिस्तान भी अमेरिका का साथी बना रशिया के अगेंस्ट में। इसी तरह से जैसे इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन का साथी बना, लेकिन उस तरह से नहीं बना। तीसरा हमें दिखाई देता है यहां पे ये जो आपको ग्रीन कलर में जो दुनिया दिखाई देगी, ठीक है, ये सारी की सारी माना जाता है ये न्यूट्रल रही। वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये कोल्ड वॉर जो है, ये कोल्ड वॉर के टाइम पे ये वो दुनिया है जो कि न्यूट्रल रही। एक्चुअली में इनके पास पावर थी भी नहीं उस टाइम पे, नए नए आज़ाद हुए थे, और नए नए जब आज़ाद हुए थे तो इनके अपने इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा थे, ये किसी को क्या सपोर्ट करते बेचारे। तो इसलिए यहाँ पे दुनिया हमें 3 हिस्सों में दिखाई दे रही है। तो पावरफुल 2 ही हैं, एक साइड पे अमेरिका, दूसरी साइड पे यूरोप, और ये कोल्ड वॉर का ज़माना है, यानी सर्द जंग जो है वो इनके बीच में चल रही है। एक दूसरे को जो है वो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, डायरेक्ट वॉर के थ्रू। क्यों? क्योंकि अब जब पावर्स 2 के पास हैं और दोनों ही जो है वो तगड़े हैं, इसलिए ना ये इसके साथ जंग कर सकता है ना इसके साथ जंग कर सकता है। अब जब जंग नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है? फिर मफादात की जंग होगी, फिर अपने अलायंसेस बनाए जाएंगे, फिर दुनिया को दूसरों के साथ से तोड़ा जाएगा, उसे कमजोर किया जाएगा, कि जब तक ये कमजोर नहीं होगा अमेरिका इसका कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से जब तक अमेरिका कमजोर नहीं होगा सोवियत यूनियन का कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब इनको तोड़ा जाए, इनके जो अलायंसेस हैं उनको तोड़ा जाए। तो यही जो है इन अगले 40 सालों में तकरीबन हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा जी कि इसी दौरान जो है वो नेटो भी बनी, यानी एक साइड पे जो है वो सोवियत यूनियन था, दूसरी साइड पे अमेरिका था, और उसके जो नेटो के साथी थे वो सारे का सारा जो ब्लॉक बना हुआ था वो भी आया सामने। इसका मतलब जो अब हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो भी हमें दिखाई देंगी कि वो किस तरह से IR में डेवलप हो रही हैं। इसके बाद हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई वो UN को बनाया गया। इन्हीं पावर्स ने UN को बनाया कि भाई ये जो रोज़ रोज़ की वॉर्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, और एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर जो है वो बहस मुबाहिसा करके, बातचीत करके, डिप्लोमेसी के
थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने यूएन को बना दिया, और यूएन बनाया तो उसमें इन्फ्लुएंस किसका था? अमेरिका का था, क्योंकि सबसे पावरफुल तो था ही वो इस टाइम पे। बाकी सारे मुल्क तो बेचारे जो वो अपने जख्मों से जो है ना वो चूर थे। तो इसका मतलब ये है यूएन बन गया, और यूएन पे अमेरिका की हुक्मरानी आ गई, और नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि ये एक नया दौर स्टार्ट हुआ आईआर की दुनिया के अंदर। कि आज आप देखिए आईआर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो यूएन ही प्ले कर रहा है। यूएन, इसके जो इदारे हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किए हुए हैं, किस तरह से जकड़े हुए हैं। आप आईएमएफ की एग्जांपल दे ले कि आईएमएफ किस तरह से उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपने जो है इकोनॉमिकली पंजे गाड़े हुए हैं, और किस तरह से दुनिया को निचोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के ऊपर हुक्मरानी का एक नया तरीका आ गया यूएन। तो पावर टोटली जो है वो शिफ्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है इसी दौरान अलायंसेस भी हुए, सीटो और सेंटो, जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो शरीक बना, और पाकिस्तान ने भी जो है वो अमेरिका का साथ दिया, और बहुत सी नई ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जो नए ममालिक थे उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। जैसे देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो आरसीडी पाकिस्तान ने बनाई ईरान के साथ और टर्की के साथ मिलके, ठीक है, ईसीओ जो बाद में बनी। इसी तरह से बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ठीक है। इसी तरह सार्क यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वजूद में आई। तो सिर्फ ये हम अपने लेवल के ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह से बहुत से ममालिक हैं, उनके बीच में आपस में ट्रीटी साइन हुई, वहां पे मुआहदे हुए, और एक पूरे का पूरा एक नया स्ट्रक्चर दुनिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद देखने को मिला, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होना स्टार्ट हो गई। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी पोस्ट मॉडर्न एरा यानी 1990 के बाद की, क्योंकि अब देखिए जो सिविल वॉर, ये जो कोल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई 1889 के अंदर, क्योंकि जब सोवियत यूनियन जो है वो उसकी जो वॉर हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो उस अफगानिस्तान की वॉर में जब उसे भी नुकसान हुआ, और नतीजे के तौर पे वो भी जो है वो 1991 के अंदर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया, और जो सेंट्रल एशियन नेशंस थी या जो यूरोपियन नेशंस थी उसके साथ जो अलायंस किया हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद मुख्तार रियासतें बन गई। इसका मतलब कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि मजीद नई जो हैं वो नेशन स्टेट्स वजूद में आई। इसका मतलब जब नई नेशन स्टेट्स वजूद में आई तो आईआर का यहां फिर रोल स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब देखिए सबसे पहले यहां पे जो सेंट्रल एशियन नेशंस थी जो आजाद हुई, तो पाकिस्तान की एग्जांपल लें, पाकिस्तान ने उनके साथ 1991 और 1992 के अंदर जो है वो उनके साथ रिलेशंस बिल्ड किए, उनके साथ जो है वो मुआहिदों के अंदर गया। तो इसका मतलब यहां पे भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मजीद जो है वो मालिक का इजाफा हुआ, और बहुत सी ट्रीटीज का इजाफा हुआ। फिर हमने देखा कि 1990 से लेके और अभी तक हम यही देख रहे हैं फिलहाल तक कि अमेरिका ही जो है वो दुनिया के ऊपर सुपर पावर के तौर पे डोमिनेट कर रहा है। और उसमें क्या हुआ कि 9/11 के बाद जो है वो क्या हुआ कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मिला दुनिया को 9/11 के बाद, जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुए, ठीक है, उसका इल्ज़ाम जो है वो अलकायदा के ऊपर लगा, और अलकायदा की तलाश में या उसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका जो है वो फिर से अफगानिस्तान के अंदर आया, एक नई जंग स्टार्ट हुई, और एक पूरे का पूरा जो है ना एक सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो गया। तो यानी अमेरिका ने एक बहुत सिंपल सी बात की कि वॉर एंड टेरर, कि भाई वो मुल्क जो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी बुरी है वो मुझे सपोर्ट करें, जो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे मैं ये समझता हूं कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे। ये अमेरिका का स्टैंड था। इसी वजह से पाकिस्तान जो है उसने भी अमेरिका को सपोर्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो समझते हैं दहशतगर्दी बुरी है, ठीक है, लेकिन वो खैर वो एक अलग टॉपिक है कि वहां पर फिर हमारा क्या रोल रहा। तो इसका मतलब ये है कि फिर दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हुई, तो उसमें 90% हमें जो दिखाई देगा वो अमेरिका ही दिखाई देगा, कि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिन्होंने जंग के दौरान वॉर एंड टेरर के ऊपर उसको सपोर्ट किया। तो इसका मतलब उसका मजीद इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया के ऊपर बढ़ा, और उसने अपने मजीद पंजे जो है वो गाड़े, ठीक है। अब दूसरी साइड पे उसका मुकाबला करने के लिए भी कोई नहीं था। फिर ऐसे में आप देख रहे हैं जी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले 10 से 15 सालों से चाइना जो है वो उसने ग्रो किया, और वो एक इकोनॉमिक पावर बना, ठीक है। चाइना इस टाइम पे एक सॉफ्ट पावर है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैं कह चुका हूँ सॉफ्ट पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सॉफ्ट पावर के तौर पे जो है वो चाइना सामने आया कि उसने इकोनॉमी को प्रमोट किया, इकोनॉमी और कल्चर के थ्रू वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आया, ना कि जंगों के थ्रू अपने आप को जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब चाइना, अब इस टाइम पे जो हम देख रहे हैं जी वो क्या है, वो चाइना वर्सेस अमेरिका हमें दिखाई दे रहा है, और वो भी उनकी ट्रेड वॉर दिखाई दे रही है, ठीक है। ट्रेड वॉर के तौर पे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और अब वो ब्लॉक जो कि चाइना को सपोर्ट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है जी अमेरिका को, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में, तो उसके नतीजे के तौर पे अब ये एक नया ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक बना हुआ है एक्चुअली में ये ट्रेड ब्लॉक बना हुआ है, और ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई अब जो है इन फ्यूचर क्या होगा, क्या पॉलिसीज होंगी अमेरिका की पाकिस्तान के अगेंस्ट, या पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो है वो क्या जो है वो दुनिया को नया देंगे, और क्या इनको फायदा होगा।
या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अब ये जो है वो टोटली शिफ्ट हो चुकी चीज़ें दोबारा से, अब दुनिया इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन इसी दौरान मिडिल ईस्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं इस टाइम पे, यानी दुनिया हर लिहाज से बदल रही है और हर अगले लम्हे जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ट्रेड, सिक्योरिटी, फ्रीडम आज सबसे बड़े जो चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्रेड दिखाई दे रहा है कि दुनिया तिजारत के लिए जो है वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि ट्रेड को प्रमोट किया जाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सिक्योरिटी अपनी जो है उसके लिए क्या कर रही है, अलायंसेस बने हुए हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट किया जाए या नए अलायंसेस बनाने की सोचा जा रहा है। इसी तरह से जो फ्रीडम है सोशल लेवल के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि फ्रीडम लोगों को हासिल होना चाहिए, लोग आज़ाद हों। अब उसमें जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा रोल प्ले कर रहा है वो ग्लोबलाइजेशन है, कि आज दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हो चुकी। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये ग्लोबलाइजेशन के ही टॉपिक्स हैं, कि इसके थ्रू ये सारे के सारे टॉपिक एक्चुअली में आईआर के टॉपिक्स हैं। चाहे आप एनवायरनमेंट की बात करें, ये ग्लोबलाइजेशन का इशू है, पॉवर्टी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ब्रांड्स की बात करें, आउटसोर्सिंग की बात, हर चीज़ ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो है आज ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल कर रही हैं। और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी आज इन्हें क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही है। इसी तरह से जो एनजीओज हैं आज इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो गवर्नमेंटल एनजीओज बनी हुए हैं, जो मुआहदे हुए हुए हैं आपस में, ठीक है, उनको देखें वो किस तरह से रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ठीक। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आज हमें देखने को मिल रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो आज आईआर ही प्ले कर रहा है, कि आईआर की स्टडी के थ्रू ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं और ये सेट कर सकते हैं कि हमें किसमें फ़ायदा है या किसमें हमें नुकसान है, क्योंकि आज जो है वो आईआर की स्टडी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो एक्चुअली में ये सारे का सारा इस टाइम पे ये क्या था, ये हिस्ट्री थी आईआर की, ये एक नेशन स्टेट बनने तक का एक सफ़र था कि किस तरह से ये नेशन स्टेट्स बनी और इनके आपस में जो है वो रिलेशंस डेवलप हुए, और जब रिलेशंस डेवलप हुए तो वही रिलेशंस एक्चुअली में आईआर ही हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम इस दूसरे लेक्चर को भी क्लोज करते हैं, और आपकी फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।